पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग जुआन कल्टीवेशन करते हुए किसी और ही वर्ल्ड के अंदर आकर पहुंच चुका था। ये कल्टीवेशन वर्ल्ड लग रहा होता है जैसा कि एंशिएंट टाइम का वर्ल्ड होता है वो। और यहाँ पर आने के बाद वांग जुआन को ये पता चलता है कि यहाँ पर टाइम ना बहुत स्लो चलता है। अगर वो हजारों साल के कल्टीवेशन कर ले तो उसके वर्ल्ड के अंदर 4-5 मिनट ही गए होंगे। तो ये सुनते साथ ही वांग जुआन को काफी खुशी महसूस होती है। वो तुरंत ही अपना जो गोल्डन बॉडी टेक्निक है ना उसको कल्टीवेट करना शुरू कर देता है, ताकि उस टेक्निक को कल्टीवेट करने में जितना टाइम लगने वाला था ना वो टाइम यहाँ पर बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो वांग जुआन अपना कल्टीवेशन करने के लिए बैठ चुका था और काफी देर की मेहनत के बाद वो कुछ हद तक के गोल्डन बॉडी टेक्निक को सीख ही जाता है। उसने वो कर दिखाया था। तो जैसे उसने गोल्डन बॉडी टेक्निक को सीखा उसको बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसको लगने लगता है कि हाँ मैं कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग पहले से महसूस कर पा रहा हूँ। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग जुआन और उसके दोस्त वगैरह उस ब्लड जो ग्रुप थे उनके पीछे जा चुके थे ना, क्योंकि वो लोग किसी टोम को लूटने के लिए गए हैं। तो उनके शिप में आने के बाद अचानक में ही गुंडों से फाइट करते हुए वो वीडियो कॉल लग गया था ब्लड ग्रुप के कमांडर को। तो यहाँ पर किन्मू जो होता है वो तुरंत अपनी कंट्रोलिंग टेक्निक का यूज करता है और ब्लड ग्रुप का ही जो बंदा जो इस शिप के अंदर बैठा हुआ था उसको सामने रख देता है ताकि वो कमांडर से बात करे। जो किन्मू कह रहा था ना वो बंदा कंट्रोलिंग टेक्निक में होने की वजह से सारी बात वो कहता जाता। तो कमांडर को ऐसा लगता है कि यहाँ पर उसके शिप के अंदर कोई गड़बड़ नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, उसके बंदे ही यहाँ पर मौजूद है। तो दोनों आपस में थोड़ी बहुत बातें करते हैं। कमांडर जो सवाल करता किन्मू यहाँ पर उस बंदे के जरिए जवाब दिया करता। कमांडर कहता है कि किसी भी हालत में हम है उस टोम के अंदर जो भी ट्रेजर है ना उसको हासिल करना, हम इस चीज के लिए पीछे नहीं हट सकते। तो इतना कहने के बाद वो अपना कॉल कट कर देता है। इसके बाद किन्मू और वांग जुआन मिलकर उस बंदे की भी वाट लगा देते हैं। यहाँ पर उन्होंने जैसे तैसे सिचुएशन को हैंडल कर लिया था, वरना तो अभी कमांडर देख लेता इन दोनों को और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। तो ये होने के बाद किन्मू तुरंत ही चेक करता है कि ब्लड ग्रुप की जितनी भी बाकी की शिप्स वगैरह है ना वो इस इलाके में कहाँ मौजूद है, ताकि आगे भी चलकर कोई अगर अचानक में शिप आ जाता है तो उससे बचने में आसानी होगी। तो थोड़ी देर चेक करने के बाद उसको इस चीज की लोकेशन मिल चुकी थी। वो कहता है कि आसपास बहुत सारे शिप है, इसलिए हमें अच्छे से और सावधानी के साथ कदम रखना होगा। इसके बाद हम कई सारे रोबोट्स वगैरह को देखते हैं जिनको ना हर एक बंदे जो थे वो कंट्रोल कर रहे थे। वो लोग कहना चाहते कि हमारे सामने कितना स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बैरियर लगा हुआ है। तो ये स्पिरिचुअल बैरियर कहीं और से नहीं, मेरे ख्याल में उसी जो टोम है ना जहाँ पर हम लूटने के लिए जा रहे हैं उसका एंट्रेंस होगा। अंदर जाने से रोकने के लिए ये बैरियर लगाया हुआ है। तो सारे के सारे लोग उस बैरियर को तोड़ने की तैयारी में लग जाते हैं। वो बैरियर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन फिर भी वो लोग यहाँ पर काफी हद तक के बैरियर तक पहुंच चुके थे। पर जैसे बैरियर को टच करते हैं ना उनके सिस्टम में खराबी आ जाती है, उनकी हालत खराब होने लग गई थी। वो लोग तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए अपने जितने भी अटैकिंग टेक्निक थी और जितने भी डिफेंस वाले मैकेनिज्म वगैरह थे ना उन सबको वो एक्टिवेट करने लग जाते हैं, ताकि किसी भी तरह से इस फॉर्मेशन को जो बैरियर लगा हुआ है स्पिरिचुअल पावर से उसको रोका जा सके। लेकिन वो बैरियर इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसको रोकना इनके बस की बात ही नहीं लग रही थी। तो वहीं वांग जुआन और किन्मू जो थे ना उस दुश्मन की ब्लड ग्रुप वाली स्पेसशिप के अंदर रहकर सारी की सारी हरकतों को देख रहे होते हैं। उनको सब कुछ पता चलने लगता है कि ये लोग अभी ब्लड ग्रुप वाले क्या कर रहे हैं। किन्मू कहता है कि इन लोगों को ना आपस में झगड़ा करना है, जो करना है वो करने दो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें ब्लड ग्रुप के जो मेन शिप होगा ना उसकी लोकेशन ढूंढनी है, ताकि पता चल सके कि कहां से ये ब्लड ग्रुप पूरा कंट्रोल होता है। उसको खत्म कर दिया जाए ना तो उसके बाद ये ब्लड ग्रुप हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। पर वांग जुआन कहना चाहते हैं कि देखो हम काफी टाइम से यहाँ पर खड़े हैं, अगर ब्लड ग्रुप वाले को पता चला कि ये उनका एक स्पेसशिप एक ही जगह पर एकदम स्टॉप क्यों है तो उनको शक नहीं हो जाएगा। तो किन्मू भी कहता है कि हाँ तुम बात तो सही कर रहे हो, इसलिए हमें जो डेटा मिलता है ना सब डेटा को कॉपी कर लो, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। वो यहाँ पर मेन शिप से कॉन्टेक्ट करके ये कहना चाहते हैं कि देखो हमारा ना स्पेसशिप के अंदर काफी ज्यादा डैमेज हुआ, तो हम उसको ठीक करने के लिए कुछ देर रुके हैं, 5 मिनट में काम हो जाएगा। तो यही 5 मिनट मिला था वांग जुआन को और किन्मू को जितना भी डेटा हो सकता है ना यहाँ पर कलेक्ट करने का। तो वो इसी काम पे लग चुके थे। पर कमांडर को उसकी खबर लग जाती है, उसके चमचे वगैरह बताते हैं कि ऐसा लग रहा है ना कोई हमारे डेटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, क्या हमें जाकर उसको रोकना चाहिए। तो वो कमांडर कहता है कि नहीं रुक जाओ, पहले देखते हैं कि यहाँ पर असल में चल क्या रहा है और कौन ये कर रहा है, एक बार पता चल जाए उसके बाद सबक सिखाएंगे। ये पक्का उन बाकी ह्यूमंस वगैरह का होगा जो एंशिएंट टेक्निक वगैरह को फॉलो करते हैं, वही लोग ये हरकत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम उनको ऐसे आसानी से छोड़ेंगे नहीं। तो जैसे ये होता है ना किन्मू जो डाटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा था वो यहाँ पर रुक जाता है, वो एक्सेस ही नहीं कर पा रहा था क्योंकि कमांडर ने ये काम को ही बंद कर दिया। तो ये देखकर किन्मू थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ यार, ये तो इन लोगों ने इसको रोक ही दिया, अब हम क्या करेंगे। लेकिन फिर भी वो यहाँ पर कोशिश में लगे होते हैं ताकि किसी भी तरह से मेन शिप जो है उस ब्लड ग्रुप का उसकी लोकेशन ढूंढी जा सके। तो वहीं जितने भी रोबोट्स वगैरह आए हुए थे ना उस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए जो कि बैरियर वाला है वो उसको तोड़ने की कोशिश में लगे थे, लेकिन फिर भी कोई खास फायदा होता नहीं। वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले वो लोग उस फॉर्मेशन को तोड़कर अंदर जा ही नहीं पा रहे थे। वो लोग कहना चाहते कि अंदर कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीस्ट बैठा हुआ है जो हमें ये करने से रोक रहा है। उस बीस्ट के पास ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेशन पावर है, क्योंकि वो बाकी नॉर्मल टेक्नोलॉजी है उसकी पावर यूज नहीं कर रहा, वो कल्टीवेशन पावर को यूज कर रहा है। उसको रोक पाना हमारे बस की बात नहीं है। तो अब यहाँ पर देखते देखते और भी बड़ी आर्मी आ चुकी थी। वो सभी कहना चाहते कि किसी भी तरह से पहले ये फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय करो, उसके बाद जो अंदर बीस्ट बैठा होगा ना हम उसको भी मार डालेंगे। लेकिन सबसे पहला टारगेट है इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना, हम किसी भी तरह से फॉर्मेशन को ऐसा नहीं छोड़ सकते।
तो जितने भी लोग यहाँ मौजूद थे ना वो सभी अपनी पावर को आपस में मर्ज करना शुरू करते थे ताकि एक साथ मिलकर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक बनाते हुए इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय किया जा सके। इन लोगों ने अपना एक बहुत ही कमाल का ब्लड हेवन डिवोरिंग फॉर्मेशन को समन कर लिया था जो कि इनके बहुत सारे स्पेसशिप से ना मिलकर बना होता है। और फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए ये लोग अपना फॉर्मेशन क्रिएट कर चुके थे, जिसके बाद वो लोग सीधा पहुंच जाते हैं उसी बैरियर के ऊपर अटैक करने के लिए। जिससे होता ही है कि वो जो बैरियर था ना वो टूटता हुआ नजर आ रहा था, उसके अंदर पावर जो थी वो खत्म होने लगती है और बैरियर काफी हद तक के टूट ही जाता है। ये देखकर सभी लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था कि चलो हमारा काम तो यहाँ पर होने वाला है, लगता है कि हम कामयाब होने वाले हैं। जिस वजह से वो जो टोम के अंदर जाने का रास्ता था ना वो ओपन हो चुका था, अब कोई भी आसानी से टोम के अंदर जा सकता है। तो ये देखकर सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा खुश थे कि चलो हमारा काम हो गया, अब चलो अंदर जल्दी चलते हैं और देखते हैं कि हमें अंदर से कौन सा ट्रेजर मिल सकते हैं। पर जैसे ये लोग अंदर जा रहे थे ना, अंदर से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक बाहर निकल कर आता है और ये अटैक इतना कमाल का, इतना डेंजरस था कि जितने भी बंदे यहाँ पर आए हुए थे सब आधे से ज्यादा तो एक बार के अंदर जल कर खत्म हो जाते हैं। इतना ब्रूटल अटैक आकर उनको सीधा वहां पर लगा था। आधे से ज्यादा आर्मी बस एक पल के अंदर वहां पर खत्म हो चुकी थी। किसी को समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, किसने अटैक किया हमारे ऊपर। सब कुछ यहाँ पर तहस नहस हो चुका था। कमांडर भी देखकर हैरान रह जाता है ब्लड ग्रुप का कि ये क्या हुआ, ये कैसे हो सकता है। वहां पर था क्या जिसने इतना ब्रूटल अटैक किया? कोई नॉर्मल जिससे इतना खतरनाक अटैक तो नहीं कर सकती कि एक बार में अंदर इतने सारे शिप्स को वो डिस्ट्रॉय कर दे। तब देखते ही देखते वो बीस्ट बाहर निकल कर आता है, जिसको कुछ टाइम पहले भी इन लोगों ने डिटेक्ट किया था। वो बीस्ट इतना खतरनाक था कि उसके अंदर से थंडर की पावर बाहर निकल रही थी। वो एक थंडर बीस्ट होता है और उसने ही यहाँ पर अटैक जो किया था ना, इस वजह से आधे से ज्यादा स्पेसशिप एक बार के अंदर मारी गई। ये टोम गार्डियन करने वाला बीस्ट था। मतलब टोम के अंदर ना किसी ऐसे इंसान की लाश है जिसका ये पालतू बीस्ट होगा। और जब यहाँ तक कि कोई आया तो ये बीस्ट भड़क गया और इसी वजह से वो सभी के ऊपर अटैक कर रहा था। तो बीस्ट को देखने के बाद सभी लोग ये चीज तो कंफर्म कर देते हैं कि इस टोम के अंदर ना अभी भी उस इंसान की लाश रखी होगी और इससे जुड़े हुए सारे के सारे ट्रेजर मौजूद होंगे। तो अब तो हम यहाँ पर कदम पीछे नहीं करने वाले, चाहे कितनी भी आर्मी क्यों ना लग जाए, हम इस टोम की तलाशी लेकर रहेंगे। लेकिन बाकी के बंदे उस कमांडर को कहते हैं कि सर हमारे पास पावर बची ही नहीं है, हमने अपने सारे स्पेसशिप्स को खो दिया, कुछ ही बचे हैं ना बार और रिसोर्सेस है, हम कैसे हराएंगे इस बीस्ट को। लेकिन कमांडर फिर भी कहता है कि जाओ जो बचा हुआ है सबका यूज करते हुए उस बीस्ट को मारो। तो आप देखते ही देखते सारे के सारे जो बचे हुए लोग थे ना वो लोग एक बार फिर से अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं ताकि उस बीस्ट को मारा जा सके। मौका देखकर किन्मो और वांग ज़ुआन जो थे ना वो भी उस टोम के अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लग जाते हैं। वो लोग भी बाकी स्पेसशिप में ब्लेंड हो चुके थे और पता ही नहीं चलता कि ये लोग दुश्मन के हैं कि अपने वाले हैं। लेकिन तभी कमांडर का भेजा हुआ एक स्पेसशिप जो होता है ना वो उनके पीछे आकर पड़ जाता है, क्योंकि कमांडर को पता चल चुका था कि यही के अंदर घुसपैठिए मौजूद है जो कि डेटा एक्सेस कर रहे थे। इस वजह से अब इनके ऊपर ना अटैक शुरू हो चुका था। किन्मो वांग ज़ुआन से कहता है कि वांग ज़ुआन छोड़ो इस स्पेसशिप को, यहाँ से नीचे कूद जाओ, मेरी फिक्र मत करना, मैं यहाँ पर किसी भी तरह से हैंडल कर लूंगा, तुम जाओ और देखो टोम के अंदर है क्या चीज। तो किन्मो सीधा उस जगह पर जाकर गिरने लगता है जहाँ पर ना वो बीस्ट मौजूद है, सभी के ऊपर अटैक कर रहा है। वो सीधा टोम की गेट के पास ही आकर गिरा था। तो बीस्ट तुरंत यहाँ पर वांग ज़ुआन को देख लेता है, वो उससे भी भड़क चुका था। वो तुरंत ही अंधाधुंध उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता था कि वांग ज़ुआन की जान ले जा सके। वांग ज़ुआन घबरा चुका था कि यार आसमान से गिरा खजूर में अटक गया। वांग ज़ुआन जो गिरा था ना वो एक बॉल के अंदर गिरा था, ऊपर से स्पेसशिप के अंदर से। तो इस वजह से वो बीस्ट बॉल को तोड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन बॉल को वो तोड़ नहीं पाता। तो बीस्ट यहाँ पर अपनी एक बहुत ही खास टेक्निक को यूज कर लेता है जिस वजह से उसने आसपास की बहुत ज्यादा एनर्जी को गैदर किया था और उसकी मदद से वो एक बहुत ही ब्रूटल अटैक देकर मारने को तैयार था वांग ज़ुआन पर, ताकि वो वांग ज़ुआन की जान ले सके। दूसरी तरफ किन्मो के पीछे अभी भी वो दुश्मन का स्पेसशिप पड़ा होता है जहां पर किन्मो ने काफी हद तक के डेटा को एक्सेस कर लिया था। 94% तक के हो चुका था, बस थोड़ा सा और बचा हुआ था। अगर अभी उसके ऊपर अटैक लगता है तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, लेकिन अगर वो पूरा 100% कर जाता है तो सारे डेटा का एक्सेस उसके पास आ जाएगा। इस वजह से किन्मो उस दुश्मन की स्पेसशिप को ना रोकने की कोशिश में लगा होता है ताकि जैसे तैसे अपना डेटा पूरा निकाल सके। तो वहीं वो बीस्ट जैसे ही किन्मो के ऊपर अटैक करने वाला था अपनी स्पेसशिप की मदद से एक बहुत ही ब्रूटल अटैक देकर मार देता है बीस्ट के ऊपर ताकि वो ना वांग ज़ुआन के ऊपर अटैक ना कर सके। तो जैसे स्पेसशिप का अटैक जाकर लगता है बीस्ट को, बीस्ट देखकर भड़क चुका था, वो वांग ज़ुआन को छोड़ता है और स्पेसशिप के पीछे चला जाता है ताकि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुमने मुझ पर अटैक किया। इससे वांग ज़ुआन को मौका मिल चुका था उस बीस्ट से अपने आप को बचाने का। वांग ज़ुआन भागते हुए यहाँ किन्मो से कहते हैं कि किन्मो आप उसको छोड़िए, जो डेटा एक्सेस कर रहे हैं वो बाढ़ में जो आपकी जान ज्यादा अहमियत रखती है उसको छोड़कर आप आ जाइए, वरना ये ब्लड ग्रुप वाले हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। हम यहाँ पर और ज्यादा टाइम नहीं रुक सकते क्योंकि यहाँ पर ये बीस्ट ना वो मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है, किसी भी हालत में वो मुझे मार कर ही रहेगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, मुझे आपकी जरूरत भी लगेगी। देखते ही देखते बीस्ट ने जितने भी ब्लड ग्रुप के शिप वगैरह थे ना उन सभी को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। कमांडर देखकर एकदम पगला जाता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये बीस्ट तो नाक में दम करके रखा हुआ है, इसने मेरी कितनी सारी शिप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, मुझे किसी भी हालत में जो इस टोम के अंदर मौजूद है ना वो मुझे चाहिए। वो कहता है कि अपना बर्निंग कैनन जो है ना उसको यूज करो, जितने भी लोग सामने आते हैं सबको तहस नहस कर दो, किसी को मत छोड़ना, सबको काट डालो, जो किसी भी हालत में टोम के अंदर जाना है। तो अब ये जो मेन शिप थी जिसके अंदर कमांडर बैठा हुआ है ना वो अपना बर्निंग कैनन जो होता है उसको एक्टिवेट कर लेता है, वो उसी की शिप से एक्टिवेट होता है। तो यहाँ पर इसने जैसे इसको एक्टिवेट किया था उस शिप के अंदर से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक जो था वो तैयार होने लग जाता है। जो एक कैनन का अटैक था बना था थंडर पावर से
और उसके अंदर कल्टीवेशन जो पावर होती है, एनर्जी, वो भी भरी हुई थी, जो इस अटैक को और ज्यादा ब्रूटल और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। जैसे वांग जुआन को अटैक के सामने नजर आता है ना, वो देखकर समझ चुका था कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, किसी ने बर्निंग कैनन को यूज कर लिया है। तो जैसे ही वांग जुआन ये देखता है ना, वो वहां से साइड हो चुका था और वो सीधा बर्निंग कैनन का अटैक आकर गिरता है उसी बीस्ट के ऊपर, जिस वजह से बीस्ट के वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। उसी के नीचे किन्मू भी अपना स्पेसशिप लेकर बैठा हुआ था, धमाका उसमें भी हो चुका था। वांग जुआन घबरा जाता है कि कहीं किन्मू को कुछ हो ना गया, और जब वो देखता है तो किन्मू ना एक बॉल के जरिए बाहर आ चुका था। जिस बॉल के जरिए वांग जुआन भी कुछ टाइम पहले आया था, तो उसी बॉल के जरिए वो भी बाहर आ चुका था, लेकिन वो बेहोश होता है। वांग जुआन घबरा जाता है कि किन्मू, कैप्टन आप ठीक तो है ना, आपको कुछ नहीं हो सकता, मैं आपको कुछ भी होने नहीं दूंगा। वो तुरंत यहाँ पर उस किन्मू को ना उठाने की कोशिश करता, लेकिन कुछ हो ही नहीं पा रहा था। तब तक बर्निंग कैनन के और भी कई सारे अटैक आसमान से गिर कर नीचे आने लग जाते हैं। तो किन्मू तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए अपने आप को सामने शील्ड की तरह खड़ा कर लेता है, ताकि कोई भी अटैक किन्मू को ना लग सके। इस तरह से वांग जुआन ने अपने कैप्टन को बचा लिया था। कुछ टाइम बाद उस किन्मू को होश भी आ जाता है, तो वांग जुआन से कहता है कि कैप्टन आप ठीक तो है ना, तो किन्मू भी कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद कमांडर को जो ब्लड ग्रुप का था खबर आती है कि हमने उस बीस्ट को मार दिया, इस काम में हम सफल रहे। तो कमांडर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि चलो फाइनली ये काम तो हो गया, अब चलते हैं देखने के लिए कि उस टोम के अंदर असल में मौजूद क्या है। लेकिन वो कुछ कर पाता है इससे पहले उसको वार्निंग आने लग जाते हैं कि हमारे ऊपर हमला होने वाला है, अटैक हो रहा है हमारे ऊपर। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि ये अटैक ना किसी और ने नहीं बल्कि स्टेलर कॉर्पोरेशन का जो वो लीडर है उसी ने कराया था। वो अपनी पूरी आर्मी को लेकर यहाँ पहुंच चुका था। जब उसने देखा कि इस जो ब्लड ग्रुप का कैप्टन है, कमांडर, उसके स्पेसशिप के अंदर से जो ब्लड कैनन बाहर निकलता है ना, तो उसको देखकर उसको लगने लग गया कि शायद ना ये वही कैनन है जिसकी पावर को मैंने 30 साल पहले महसूस किया था। वो किसी लाइट को ढूंढ रहा था ना, 30 साल पहले से कोई लाइट है जो उसको परेशान करके रखी है। तो अब उसको ऐसा लगने लग गया था कि वो वही कैनन था जिसने 30 साल पहले भी उसके ऊपर अटैक किया था। तो इसी वजह से वो पूरी आर्मी लेकर पहुंच जाता है उसी ब्लड ग्रुप के वो कमांडर के ऊपर अटैक करने के लिए। अब कमांडर कैनन से अटैक करने के लिए ना, जहां छुपकर वो बैठा था स्पेस के अंदर, वहां से जमीन पर आ चुका था। इस वजह से उसकी लोकेशन सबको मिल गई, उसकी पोल खुल गई। तो यही मौका देखकर स्टेलर कॉर्पोरेशन के सारे लोगों ने ना उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। वो कमांडर देखकर परेशान हो जाता है, वो घबरा चुका था कि नहीं हो सकता, इन लोगों ने मुझे बुरी तरह से फंसा दिया। वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, इधर उधर जाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ फायदा होता नहीं। आखिरकार लग रहा था कि ब्लड ग्रुप जो है ना वो खत्म हो चुका। किन्मू ने सारा का सारा डेटा, कितने यहाँ पर स्पेसशिप वगैरह मौजूद है ब्लड ग्रुप की, सबका एक्सेस लेकर उस स्टेलर कॉर्पोरेशन के लीडर को दिया था। उसके बाद वो तैयारी किया और यहाँ पर सबकी मिली भगत के साथ ब्लड ग्रुप का खात्मा हो गया। लग रहा था कि ब्लड ग्रुप खत्म हो चुका है। सभी की मेहनत रंग लाई और सारे के सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद किन्मू और वांग जुआन जो थे ना, इन लोगों ने इस मिशन में इतना ज्यादा साथ निभाया था, तो उनको ना बहुत स्पेशल ट्रीट दी जाती है। उनका थैंक यू कहा जाता है, उनका वेलकम किया जाता है कि तुम तो बहुत ज्यादा कमाल के हो। यहाँ पर खबर आती है कि हमने उस जो कमांडर था ब्लड ग्रुप का, उसके शिप को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन वो जो कमांडर है ना, उसकी लाश अभी तक के नहीं मिली है। तो कंफर्म नहीं कह सकते कि वो मर गया है या फिर वो भाग गया है, लेकिन हम उसको ढूंढने की तलाश अभी भी जारी रखे हुए हैं। इसके बाद अब सारे के सारे लोग ना उसे टोम की तरफ चले जाते हैं, ताकि देख सके कि असल में टोम के अंदर से उनको मिलने क्या वाला है। उनकी एक नई कैप्टन भी होती है जिसका नाम गुआन लिन था, और ये इन सभी को अपने साथ ले जा रही थी उसे टोम के अंदर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन है। उसको सब पता है कि टोम वगैरह क्या होते हैं, किस तरह से उनको देखा जाता है। पर जैसे ये लोग यहाँ पर आते हैं ना, अंदर से कुछ लोगों की आवाज आती है। वो एक लड़की की आवाज थी। वो कहने लग जाती है कि देखो, हम यहाँ पर काफी टाइम से रिसर्च कर रहे हैं, अगर आप हमारे साथ कॉर्पोरेट करती हो ना, तो हम दोनों एक दूसरे को अपनी रिसर्च वगैरह शेयर कर सकते हैं। आगे चलकर हम दोनों एक दूसरे के साथ काम करेंगे। ये सुनकर वांग जुआन और सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि हमसे पहले कौन यहाँ पर आकर टपक गया, असल में यहाँ पर चल क्या रहा है। तब वहाँ पर एक लड़की आती है जिसके पास एक खास तरह का रोबोट भी था, और उस रोबोट के पास ना किसी तरह का वेपन होता है जो उसको उसी टोम के अंदर से मिला था। वो वेपन इतना ज्यादा कमाल का, इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसके अंदर से बहुत ज्यादा हाई लेवल की स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल कर आ रही थी। टोम के अंदर से भी ऐसी एनर्जी बाहर निकल रही होती है जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। वो टोम बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा था, और अचानक में अंदर जाने का गेट भी ओपन हो जाता है। जो वेपन वो रोबोट लेकर आया था ना, उसका नाम था डिवाइन एस्केंशन बैम्बो। लेकिन वो यूज में क्या आता है, किस तरह का ये बैम्बू है, ये तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता। वो हमें आगे पता चलेगा। क्या उनको मिलने वाला टोम के अंदर से, वो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलने वाला है। जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।